हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग यान कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर चुका था। वहीं पे लुओ फैंग ने अपने ब्राइट मून टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे डीमन क्लैन के कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा दी थी और उनके सारे ही ट्रेजर्स को वो लूट लेता है। और तभी वहां पे एंट्री होती है मैकेनिकल क्लैन के कमांडर ज़ीकी, जो कि आते के साथ लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसे चारों ही तरफ से अपने 1 मिलियन F9 मैकेनिकल पपेट से घेर लेता है। और वो सब के सब मिल करके अब लुओ फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां पे लुओ फैंग को अब सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है और वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कमांडर जी अपने 1 मिलियन मैकेनिकल पपेट्स को आदेश दे देता है कि वो लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ें। वहीं पे लुओ फैंग कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक अपने बीस्ट गॉड शील्ड और यानशन आर्मर का इस्तेमाल करके इस फाइट को नहीं लड़ सकता हूँ। वहीं पे कमांडर जी सीधा ही लुओ फैंग से कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड लॉर्ड, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द उस टोकन सिंबल को मुझे हैंड ओवर कर दो जिससे तुमने डीमन क्लैन वालों से लूटा है। अभी वहां पे लुओ फैंग अपनी जान उन सारे ही लेजर बीम अटैक से बचाते हुए इधर उधर भागते हुए कहता है कि आखिर इस बंदे को वो टोकन सिंबल क्यों चाहिए और क्या वो टोकन सिंबल सच में मेरे पास है। ये कहने के साथ लुओ फैंग को यहाँ पे एक बात समझ में आ जाती है कि वो टोकन सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं जब भी इन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग मुझसे 4 गुना दूरी बना ले रहे हैं। आखिर मैं कैसे इन लोगों के करीब पहुंच के इनके ऊपर अटैक करूंगा। ये सोच सोच के लुओ फैंग का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि लुओ फैंग कितनी भी दूर चला क्यों नहीं जाता, वो चारों ही तरफ से उन पपेट से घिरा था और उसे कमांडर जी डिटेक्ट कर ले रहा होता है। तभी कमांडर जी लुओ फैंग को देख करके कहता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड लॉर्ड के ऊपर मैंने लगभग 20 लेजर बीम अटैक कर दिया है और इसने इन 20 लेजर बीम अटैक को डॉज भी कर लिया है। ये इमॉर्टल लेवल का स्ट्राइक अटैक था। आखिर एक वर्ल्ड लॉर्ड इसे आखिर कैसे रोक सकता है। सच में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड लॉर्ड है, मगर ये अब मेरे 3 फॉर्मेशन कंबाइंड अटैक से नहीं बच पाएगा, जहां पे वो सारे ही पपेट 3 डायरेक्शन से अब लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब लुओ फैंग के ऊपर जो अटैक हो रहे थे वो 3 गुना बढ़ चुके थे। बेचारा लुओ फैंग चारों ही तरफ से अब उन सारे ही अटैक से घिर चुका था। यहाँ पे अब उसके पास बचने का कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। और वहीं पे लगातार ये कमांडर जी अपनी बैटलशिप के अंदर बैठ करके उन सारे के सारे पपेट्स को गार्ड कर रहा होता है। वो सारे ही पपेट्स अब लुओ फैंग के सामने आकर के इकट्ठा हो चुके थे, जहां पे लुओ फैंग जिधर भी नजर घुमाता उसके सामने वो पपेट्स होते हैं। तभी वो सारे ही पपेट्स एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और 3 पावरफुल लेजर बीम अटैक लुओ फैंग के ऊपर कर देते हैं। ये लेजर बीम अटैक इतना खतरनाक होता है जो कि सीधा ही जाके लुओ फैंग को सप्रेस करने लगता है। लुओ फैंग के पास भागने का मौका नहीं होता है, इसलिए वो अपनी शील्ड और अपनी स्वॉर्ड के दम पे उन तीनों ही पावरफुल लेजर बीम अटैक को होल्ड करता है, जहां पे लुओ फैंग की भी बर्दाश्त की अब हद हो चुकी थी। तभी हम वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखते हैं। उस ब्लास्ट को देख करके कमांडर जी को लगता है कि उसने अपने शिकार को मार दिया है, मगर तभी उस ब्लास्ट के अंदर से लुओ फैंग उड़ते हुए बहुत ही तेजी से दूर तरफ भागने लगता है, जिसे देख के कमांडर जी कहता है कि ये अभी तक जिंदा है। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को आदेश देता है फ्लेम मोड में जाने के लिए, जहां पे सारे ही मैकेनिकल पपेट्स फ्लेम मोड में चले जाते हैं। तभी लुओ फैंग दिखता है कि उसके सामने जितने भी मैकेनिकल पपेट्स थे वो सब के सब रेड हो चुके थे और वो सब के सब अपनी स्वॉर्ड को निकाल के तैयार थे, जहां पे कमांडर जी बाइंडिंग फ्लेम स्लैश टैग करने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग के ऊपर कई सारे स्लैश टैग गिरते हैं जो कि एक साथ जुड़ करके लुओ फैंग के ऊपर जाल की तरह टूट पड़ते हैं। यहाँ पे अब ऐसा लग रहा होता है कि लुओ फैंग इस अटैक से बच नहीं पाएगा। वहीं पे कमांडर जी के चपेट में लुओ फैंग यानी कि उसके फॉर्मेशन के चपेट में लुओ फैंग पूरी तरीके से
आ चुका था। अब ना चाहते हुए लुओ फैंग को यहाँ पे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन करना पड़ता है, जो कि आते के साथ वहाँ पे एक ब्लैक होल को अपीयर करता है और उस फायर मोड बाइंडिंग अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट करता है। ये स्पिरिचुअल ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आसपास में मौजूद जितने भी मैकेनिकल पपेट्स होते हैं वो सब भी इस ब्लास्ट की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने शीवू विंग्स का इस्तेमाल करके उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स के ऊपर विंग्स स्लैश अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मैकेनिकल पपेट्स एक स्लैश में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा मारे जा रहे होते हैं, जिसे देख करके यहाँ पे कमांडर जी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक वर्ल्ड लॉर्ड ह्यूमन के पास एक गार्डियन कैसे हो सकता है, वो भी एक सिल्वर विंग्स किंग गार्डियन। ये इम्पॉसिबल है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर लुओ फैंग का बैकग्राउंड क्या है। वहीं पे लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से उस कमांडर जी के पपेट्स को मारे जा रहा होता है। बेचारा कमांडर जी अपने पपेट्स को संभालने की कोशिश करता है, मगर लुओ फैंग की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो सारे ही पपेट लुओ फैंग के सामने चींटी बराबर होते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग उन सबको मार करके अपनी स्पेस रिंग के अंदर कलेक्ट किए जा रहा होता है। देखते ही देखते यहाँ पे लुओ फैंग ने लगभग उस कमांडर जी के मैकेनिकल पपेट्स को 50% तक मार दिया था। ये देख के कमांडर जी एकदम बौखला उठता है और वो चारों ही तरफ लुओ फैंग के केज क्रिएट करा देता है अपने मैकेनिकल पपेट्स का इस्तेमाल करके। वहीं पे लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के 2 क्लोन को समन करता है, जहां पे लुओ फैंग ने एक साथ में ही 3 डायरेक्शन से अब टूट पड़ता है उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स के ऊपर, जहां पे बहुत ही तेज़ी से वो सारे ही मैकेनिकल पपेट्स मारे जा रहे होते हैं, जो कि आंकड़ा 50% से अब 60% तक बढ़ चुका था। ये देख करके कमांडर जी अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को वापस आने के लिए बोल देता है। इधर लुओ फैंग ने अपने स्पेस रिंग के अंदर कई सारे मैकेनिकल पपेट्स को इकट्ठा कर लिया था। वहीं पे बबाता स्पेस रिंग के अंदर उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को गिन रही होती है और अंदाजा लगा रही होती है कि आखिर इन सब को बेच करके उसे कितने युआन यूनिट्स कॉइन्स मिलेंगे। और वहीं पे वो कमांडर जी के जब सारे ही साथी वापस आ जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके मैकेनिकल पपेट्स लगभग 70% खत्म हो चुके हैं। उसे तो यहाँ यकीन नहीं होता है। तभी कमांडर जी गुस्से में आकर के अपने मास्टर की सबसे पावरफुल डोमेन टेक्निक को परफॉर्म करने वाला होता है, जिसे स्पेशली इसके मास्टर ने इसके लिए ही रिफाइन किया था, जो कि 9 एब्सोल्यूट डिवाइन किंगडम डोमेन होता है, जिससे सीधा ही उसने लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। और वो डोमेन इतना विशाल होता है जिसके अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक छोटा सा कीड़ा नजर आ रहा होता है। और वहीं पे उस डोमेन के अंदर 81 गॉड लेवल के किंग पपेट्स भी मौजूद होते हैं, यहाँ पे कमांडर जी की मदद करने के लिए। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो डोमेन एक्टिवेट होता है, यहाँ पे लुओ फैंग बुरी ही तरीके से फंस चुका था और वो डोमेन चारों ही तरफ से घूम करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को क्रश कर रहा होता है। ये देख के लुओ फैंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस डोमेन के अंदर से बाहर निकलना होगा। वहीं पे उस डोमेन के अंदर कई सारे स्पिरिचुअल चेन्स आकर के लुओ फैंग को चारों ही तरफ से जकड़ लेती हैं, जहां पे लुओ फैंग उन सारी ही चेन से बचते हुए कुछ पल तो आगे जाता है, मगर वहां पे इतनी सारी चेन हो चुकी थी जो कि अब लुओ फैंग को 1 इंच भी हिलने नहीं देती हैं। लुओ फैंग पूरी ही तरीके से इस 9 एब्सोल्यूट डिवाइन किंगडम डोमेन के अंदर फंस चुका था। वहीं पे हम देखते हैं 81 गॉड किंग पपेट्स और साथ में कमांडर जी अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरी ही तरीके से अपने इस डोमेन को चारों ही तरफ से घुमा करके बिल्कुल एक नट की तरह टाइट करने लगते हैं, जिसके अंदर बहुत ही बुरी तरीके से गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्रश हो रहा होता है। वहीं पे लुओ फैंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस डोमेन को तोड़ना होगा, वरना गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि बहुत ज़्यादा अब इंजर्ड हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये और ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा। यहाँ पे तो इस डोमेन के सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट, शीवू विंग्स और मेरा यान शेन आर्मर
कुछ भी नहीं है, अब मुझे यहाँ पे कुछ हट के सोचना होगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल डोमेन बना लेता है, जो कि उसका गोल्डन स्पिरिचुअल डोमेन था, जिसका इस्तेमाल करके कुछ वक्त के लिए ही लुओ फैंग ने इस मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी के अटैक को होल्ड कर लिया था। तभी लुओ फैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है मेरे दूसरे ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालने का। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहां पे इरीना को समन करता है और उससे कहता है कि इरीना, अपने मिलियन टाइगर बीटल क्लैन रॉयल आर्मी को यहाँ पे तुम लीड करो और इस मैकेनिकल क्लैन के इस डोमेन को एक ही अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय कर दो और साथ में इसकी स्पेसशिप को भी तुम डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे ही अपने मास्टर का आदेश इरीना को मिलता है, इरीना तुरंत ही मास्टर की बात को मान जाती है और एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही अंदर से करती है। ये अटैक इतना ख़तरनाक था कि मैकेनिकल क्लैन की स्पेसशिप, उसका डोमेन, सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों ही तरफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ तक कि वो 81 गॉड्स पॉपेट्स भी तबाह हो चुके थे और उन सब के बीच में लुओ फैंग सीना तान के खड़ा होता है। और ये फर्स्ट टाइम था जब लुओ फैंग ने जर्ग की इरीना की पावर का इस्तेमाल किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब लुओ फैंग अपने जर्ग की आर्मी का पूरी ही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो डिस्ट्रक्शन किस लेवल का होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।